गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पिछली क्लास में हम लोग क्या देखा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक या इसको कहते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसमें इसके भी न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत जी न्यूमेरिकल हैं, बिल्कुल सेम मोलल उन्नयन स्थिरांक के तरीके ही होते हैं। चलिए देखते हैं ये है क्या आखिरकार। देखिए जरा, तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि हमने जल ले लिया है। देखिए पहले हम ये समझ रहे हैं कि घटना होती क्या, फिर क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक। अब देखिए जल को अगर हम देखें तो जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हिमांक क्या है, तो आपने क्लास 9 या क्लास 10 में पढ़ा होगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलने लगे उसे क्या बोलते हैं हम, हिमांक। उसका जमने लगे, ठीक है। तो जल कितने में जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर इसमें हम ये कहें कि इसमें हमने थोड़ी सी मात्रा में ग्लूकोज घोल दिया है, अब बताइए कि इसका हिमांक कितना होगा। तो अब इसका हिमांक 0 तो कम से कम नहीं होगा, कुछ चूंकि जैसे इसमें कोई ऐसा विलेय घोला जाता है जो खासकर अवाष्पशील हो, वैद्युत अनअपघट्य हो। तो आप जानते होंगे ग्लूकोज ऐसा ही होता है, ग्लूकोज अवाष्पशील भी होता है और वैद्युत अनअपघट्य भी होता है। तो ऐसे पदार्थ जब घोले जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि हिमांक में कमी आ जाती है, ठीक है। यानी 0 से कितना हो जाएगा, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -4 हो सकता है, लेकिन 0 कम से कम नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस घटना को या इसको जो को हिमांक में अवनमन होता है, जितनी कमी आती है, इसको हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक या हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो आपको समझ में आ गया है। यानी कि जब किसी विलायक में हम कोई विलेय घोल दें और उस विलेय घोलने के कारण उसके हिमांक में जो भी कमी आ जाए या जो अवनमन हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। फिर से एक बात सुन लीजिए, जब किसी विलायक में विलेय की मात्रा घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए हमने वही तो किया, ये कोई विलायक है, इसमें हमने कुछ विलेय घोला, इसके घोलने की वजह से हिमांक में कमी हुई, बस उसी को क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। सामने दिख रहा है, वही घटना है, थ्योरी में लिख देनी, ठीक है। बस लिखने में थोड़ा सा नजरिया बदल देना। नजरिया देखिए क्या बदलना है, तो हम यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेते हैं, लिखेंगे किसी विलायक के विलायक के 1000। देखिए पिछली थ्योरी में भी हम लोगों ने जब मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा था तब भी 1000 ग्राम लिया था, यहाँ भी 1000 ग्राम देंगे, ठीक है। 1000 ग्राम में विलेय के ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए जरा इसमें क्या लिख दिया हमने, बस सिर्फ जो विलायक लिया है उसकी मात्रा 1000 ग्राम ले लिए और जो घोला गया है उसे ग्राम अणु में लिख दिया, बस बाकी कुछ भी नया नहीं। देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के ग्राम अणु घोलने पर उसके हिमांक में जो अवनमन होता है, देखिए अवनमन होता है, अवनमन क्या होता है, कमी। जितनी भी कमी होती है बस उसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो वहां के भी था, यहाँ क्या होगा, केएफ। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम, केएफ। और इसका मात्रक भी वही होगा जो हम लोगों ने पिछली क्लास में मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए पढ़ा था, यानी कि डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, ठीक है। तो आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी, बहुत ही थ्योरी है। किसी भी विलायक में कोई विलेय घोल दो
इसके बाद उसके हिमांक में यानी उसके जमने में जो कमी हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, मोलल ऑनमन स्थिरांक। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। एक बार पुश करके इसको नोट कर लीजिए, इसके फार्मूले पे आते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है। तो इसका फार्मूला देखिए हमारे पास होता है, ये अणुभार निर्धारण की विधि भी होती है। फार्मूला होता है m बराबर 1000 इंटू के एफ स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल, ठीक है। अब इसमें स्मॉल m क्या है, तो जैसे उसमें था मोलर उन्नयन स्थान सेम वैसे ही स्मॉल m को हम लिखेंगे विलेय का अणुभार। के हम देख चुके हैं क्या है, मोलल ऑनमन स्थिरांक। स्मॉल w देखिए क्या होता है, तो ये होती है विलेय की मात्रा, और कैपिटल W क्या होता है, तो ये होता है विलायक की मात्रा, और डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है हिमांक में जो कमी हुई थी ना, या उसी को हम बोलते हैं ऑनमन। तो इनमें से कोई भी एक चीज दी होगी और हमें न्यूमेरिकल हम लगाएंगे जो, तो यही फार्मूले से न्यूमेरिकल लगेगी। बस इस फार्मूले में थोड़ा सा एक बदलाव और आएगा। अगर बाई चांस को हम आगे देखेंगे, अभी वही जो पिछले हम लोग न्यूमेरिकल में किया था, मोललता को इंटर करने के लिए इसमें संबंध निकालने के लिए करेंगे आगे। फिलहाल हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल लगा के देख लेते हैं। इसको पुस्तक पे नोट कर लीजिएगा, अब इसको मिटाने जा रहे हैं। चलिए देखिए न्यूमेरिकल नोट कर लेते, देख लेते हैं क्या है। देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो विलयन के मोलल ऑनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल में क्या कह दिया हमारे पास, तो देखिए कह रहा है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम, अब ग्राम यानी कि 2 बार वैल्यू दी हुई, तो एक विलेय होगा दूसरा विलायक होगा। तो हम जानते हैं जब जल दिया हो तो डिस्टर्ब होने की आवश्यकता है नहीं, जल विलायक सबसे अच्छा विलायक होता है, तो ये विलायक होगा और ये विलेय, यानी कि स्मॉल w का जो मान है वो कितना हो जाएगा 9 ग्राम, और कैपिटल W कितना हो जाएगा 100 ग्राम। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ग्लूकोज है तो अणुभार कितना आ जाएगा, जानते हैं हम लोग 180। जिसको अणुभार निकालने में समस्या होती है तो पिछले वीडियो जरूर देखिए, हमने कई जगह अणुभार निकाल के समझाया है। अब बार बार अणुभार निकालने का मतलब है कि वीडियो को लेंथी करना, ठीक है, इसलिए पिछले वीडियो देख के आप समझ लीजिए। इसके बाद में करना है तो आप बताइएगा, हम अणुभार निकालने के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि उसके हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की, यानी कि जो डेल्टा TF है ये कमी दी है कितनी 0.93 डिग्री सेल्सियस की। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, m बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब देखिए हमें यहाँ के एफ निकालना है, सिंपल सी बात है, ये दोनों वैल्यू कहाँ चली जाएंगी, ऊपर इस गुणे में आ जाएंगी और ये आ जाएंगी बटे, तो हम लिखेंगे के एफ बराबर इसी फार्मूले को m इंटू डेल्टा TF
इंटू कैपिटल डब्ल्यू और बटे में आ जाएगा 1000 और इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब वैल्यू हमारे पास सब दी है, पुट अप कर दो। एम का मान कितना है 180 है, डेल्टा टी एफ कितना है 0.93 है और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 100 बटे 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना है 9 ग्राम। 9 से काट दे, 9 2 0, 1 0 2 3, यहाँ नीचे 3 जो खत्म हो जाएंगे। 93 गुणा कराएं कितना आ जाएगा 186, 2 अंक वाला समझो तो 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है, कितना इजी सवाल है। ठीक है, सारे सवाल ऐसे ही होते हैं, बस आपको क्वांटिटी समझ में आनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या दी हुई। इसके सवालों में कुछ नहीं होता, बस आसानी से गुणा भाग होकर आंसर आ जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और न्यूमेरिकल इसका ले लेते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल इसका लेते हैं, सेकंड नंबर। इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो किसी विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसका हिमांक -0.93 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यदि KF का मान 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल है, तो विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें विलेय का अणुभार पूछा गया है, तो दिया क्या गया पहले उसको लिख ली। तो कह रहा है किसी विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो यहाँ फिर विलेय हो गया, विलायक ही हो गया। यानी स्मॉल डब्ल्यू यानी विलेय की मात्रा कितनी हो गई 10 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक की मात्रा कितनी हो गई 100 ग्राम। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, घोलने पर उसका हिमांक माइनस, देखिए हिमांक दिया हुआ यानी माइनस यानी कि जीरो में इतने की कमी हो रही है। यहाँ आपको माइनस से मतलब नहीं कि माइनस चिन्ह लेके चलना है, बस इतना समझना है कि माइनस का मतलब इतने की कमी हो रही है, आपको केवल 0.93 रखना है। तो डेल्टा TF का जो मान है वो कितना है 0.93 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कह रहा है कि यदि KF का मान है, हमारे पास KF की वैल्यू भी उसने दे दी है, कितनी है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। अब हमसे कह रहा है कि अणुभार निकालिए, तो अब फार्मूले में ज्यादा चेंजमेंट भी नहीं करना है। फार्मूला क्या होता है, m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 1000 इंटू KF कितना दिया हुआ 1.86 इंटू स्मॉल w हमारे पास कितना है 10 बटे कैपिटल W कितना दिया हुआ है 100 और डेल्टा TF कितना है 0.93। दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 93 दूना 186, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 200 गुणा कितना आ जाएगा 200 अणु। ये हमारे पास क्या आ गया अणुभार यानी कि m का मान। ठीक है, कितना इजी सवाल है, आसानी से आपको आ जाएगा, बस आपको क्वांटिटी पहचानना आना चाहिए। और क्वांटिटी पहचानना बहुत इजी, छोटी वैल्यू ग्राम में स्मॉल W, बड़ी वैल्यू कैपिटल W, हिमांक दिया होगा उसमें, मोलर यूनिट से साफ वर्ड में लिखा होगा, या मात्रा का पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। ठीक है, चलिए इसका आप संबंध देखते हैं, इसको पूछ करके नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं। चलिए अगला देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। अब हम लोग संबंध निकालेंगे किसमें किसमें, मोलल, अवनमन, स्थिरांक
और मोललता में। आपको याद होगा इससे पहले जो हमने वीडियो जस्टिस के पहले IUPAC से पहले जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़ा था, उसमें भी हमने संबंध निकलवाया था और इसमें भी सेम बिल्कुल निकलेगा। देखिएगा इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, m बराबर 1000 kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। अब देखिए इसमें अगर हम लोग ये करें डेल्टा TF इधर लेके जाएं तो डेल्टा TF बराबर m को बटे में लेके आए तो क्या हो जाएगा 1000 और स्मॉल w इधर कर दो, ठीक है, kf को हम बगल में लिख दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आ जाएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब देखिए समस्या क्या थी, पिछली बार हमने देखा गया कि मोललता का जो फार्मूला होता है हम लोग जानते हैं, मोललता का जो फार्मूला होता है वो होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W बटे 1000, या यहाँ लिख सकते हैं आप किलोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ हमारी यहाँ तो किलोग्राम में, लेकिन हमारे पास तो यहाँ वैल्यू ग्राम में होती है, तो हम क्या करेंगे कि किलोग्राम में बन जाए, इसके लिए हम लोग इसमें 1000 का भाग और ऊपर 1000 का गुणा, ताकि अंतर शून्य रहे, क्योंकि यहाँ सवाल तो दिया नहीं गया, अपने मन से कुछ कर रहे हैं, तो अपने मन से कुछ भी ना हो, ऐसा लगे कि सब कुछ बराबर चल रहा है, इसलिए 1000 गुणा 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है, और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या ऊपर W बटे m। अब इस W को हम लोग क्या लिख सकते हैं, W किलोग्राम, ठीक है, और ऊपर क्या बचा kf, और यहाँ हमारे पास क्या है डेल्टा TF। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये फार्मूला किसका हो गया, साफ दिख रहा है मोललता का, तो यहाँ हम मोललता लिख सकते हैं ना, तो फार्मूला आ जाएगा डेल्टा TF बराबर मोललता और गुणे kf। तो देखिए सेम यही फार्मूला आया था मोलल उन्नयन स्थिरांक है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना रहा होगा, वहां यहाँ पे f की जगह पे b होगा, क्योंकि हम जानते हैं वहां हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात की थी, यहाँ हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, घटना भी सेम है, फार्मूले भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस पॉइंट का अंतर है, ठीक है, वहां फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए इसके भी न्यूमेरिकल आप आसानी से लगा सकते हैं। आप अगर किसी में मोललता दी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी इसके सवाल लग जाते हैं, ठीक है, इसके सवाल भी एग्जाम में देखे गए हैं कई बार, तो अब आपको आसानी से मोलल ऑनमन स्थिरांक में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसके न्यूमेरिकल जितने भी आपको गूगल में मिल जाए सभी लगाइए, ठीक है, जो भी ना आप कमेंट्स में हमें उसकी फोटो भेजिए या बताइए। बाकी हम NCERT जैसे ही सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो NCERT जो एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन है 30-35 जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे आपको सालों यही मिलेगी। जैसे ये पूरे होते हैं पूरी साल में हम एक दिन में कम से कम कोशिश करेंगे कि 6 से 7 न्यूमेरिकल साल भर के आपको रोज डालेंगे। NCERT का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि पूरा जो एग्जाम है वो NCERT बेस्ड आता है, और NCERT के न्यूमेरिकल ही ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टफ लगते हैं देखने में बच्चों, ठीक है, बाकी बुक के न्यूमेरिकल थोड़ा अजीब होते हैं, आसानी से लग जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसके साथ मिलेंगे, राउल्ट के नियम के साथ, ठीक है, चलिए।